नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी पावर स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो जो मध्यकालीन इतिहास चल रहा है इस समय, भारत का प्राचीन इतिहास समाप्त हो चुका है 3 क्लासों में। तो जो लोग प्राचीन इतिहास की क्लास नहीं लिए हैं वो लोग चैनल पे अपलोड है, वहाँ से अपना देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण कितनी ईस्वी में हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उस समय सिंध पर किसका अधिकार था, किसका शासन था? तो दाहिर का था। ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गजनबी 997 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण वह हिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनबी गजनी की गद्दी पर कितने ईस्वी में बैठा था? तो 997 ईस्वी में बैठा था। उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। उसका पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो वह हिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण किया तथा भयंकर लूटपाट की। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण किया तथा भयंकर लूटपाट की थी। तो पूछ लिया कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी ईस्वी में आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। या पूछ लिया कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने किया था। मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनबी के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन कौन से थे? तो अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उत्बी थे और फारूकी थे। ध्यान रखिएगा, ये सब मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। अगला टॉपिक, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया। चालुक्य शासक भीम सेकंड ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत पर कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1175 में हुआ था। और किस जगह हुआ था? तो मुल्तान में हुआ था। ध्यान रखिएगा। चालुक्य शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को कितनी ईस्वी में परास्त किया था? तो 1178 ईस्वी में परास्त किया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। अगला टॉपिक है, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अब पूछ लिया कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध कितनी ईस्वी में हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पूछ लिया कि त्राइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझते रहिए। रटना नहीं है, बस समझना है सिर्फ, केवल कुछ है वह नहीं इसमें। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में तुर्क सत्ता स्थापित की।
तराइन का द्वितीय युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। चंद्रावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया। चंद्रावर का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो जयचंद को हराया था, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, 1206 ईस्वी में खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति खुदी थी। खोखरों ने मोहम्मद गौरी को कितनी ईस्वी में हराया था? तो 1206 ईस्वी में हराया था। मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर, मोहम्मद गौरी द्वारा जो सिक्के संचालित किए गए थे उस पर किसकी आकृति थी? तो एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति थी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक था? तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जून 1206 में सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान कितनी ईस्वी में बना था? तो 1206 ईस्वी में बना था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। और उसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो लाहौर को बनाई थी। ख्वाजा खातियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ख्वाजा खातियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ध्यान रखिएगा। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हुई थी। और कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। और उसे कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था, पूछ लिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम पूरा ध्यान से समझिएगा, बस रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा बस। इल्तुतमिश, अगला टॉपिक, इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश कितनी ईस्वी में बैठा था? तो 1210 ईस्वी में बैठा था। इसने आराम शाह लाहौर में गद्दीन सीन को आसानी से परास्त कर दिया। गद्दीन सीन को आसानी से इसने परास्त किया था, जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति कितनी ईस्वी में प्राप्त की थी? तो 1229 ईस्वी में प्राप्त की थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसने 40 तुर्क सरदारों के दल तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। इसने 40 तुर्क सरदारों के दल का गठन किया था। उस गठन का क्या नाम था? तो तुर्कान ए चहलगानी थी। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। उसने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया तथा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल नामक सिक्के का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। यह पूछ लिया कि इल्तुतमिश ने किन सिक्कों का प्रचलन करवाया था? तो टंका और
जीतल नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। और अगला टॉपिक, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज को आपदस्त कर गद्दी प्राप्त की थी। रजिया ने इल्तुतमिश की, रजिया कौन थी? तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और उसने किसको आपदस्त कर गद्दी प्राप्त की थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज को परास्त कर गद्दी प्राप्त की थी। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया थी। वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। वह गद्दी पर कितने ईस्वी में बैठी थी? तो 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया ने किससे विवाह किया था? तो अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कौथल में हुई। रजिया की हत्या कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1240 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, किस जगह? तो कौथल में हुई थी। अगला टॉपिक, रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया। पूछ लिया कि रजिया के बाद किसने किसने शासन किया? तो बहराम शाह, अलाउद्दीन, महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया रजिया के बाद। परंतु वे अयोग्य थे और बलबन ने सत्ता हथिया ली। वो योग्य नहीं थे, इसीलिए उनसे सत्ता बलबन ने हथिया ली थी। अगला टॉपिक, बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बलबन कितने ईस्वी में गद्दी पर बैठा था? तो 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई तथा चालीसा को समाप्त कर दिया। अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए उसने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और किसको समाप्त किया था? तो चालीसा को समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बलबन ने नियाबत ए खुदवाई तथा जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की। बलबन ने नियाबत ए खुदवाई थी। पूछ लिया कि नियाबत ए किसने खुदवाई थी? तो बलबन ने खुदवाई थी। और उसने बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की थी। अगला टॉपिक, बलबन ने पारसी नववर्ष नौरोज की शुरुआत की। बलबन ने किसकी शुरुआत की थी? तो पारसी नववर्ष नौरोज की शुरुआत की थी। बलबन ने दरबार में सिजाद तथा पाबोस नामक प्रथाओं की शुरुआत की। बलबन ने दरबार में किन प्रथाओं की शुरुआत की थी? तो सिजाद और पाबोस प्रथाओं की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, बलबन ने सैन्य विभाग दीवान ए आरिज का गठन किया। बलबन ने किस सैन्य विभाग का गठन किया था? तो दीवान ए आरिज का गठन किया था सैन्य विभाग। बलबन के काल में ही बंगाल में बुगरा खां ने विद्रोह किया था। पूछ लिया कि बुगरा खां ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। अगला टॉपिक, खिलजी वंश कब से कब तक था? तो 1290 से और 1320 ईस्वी तक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी।
खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और कितने ईस्वी में की थी? तो 1290 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1290 ईस्वी। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कौन थी? तो किलोखरी थी। सुल्तान कौकुबाद ने उसे उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। उसे शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? तो कौकुबाद ने दी थी। या कौकुबाद ने सुल्तान, या पूछ लिया कि सुल्तान कौकुबाद ने उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। अगला टॉपिक, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कितने ईस्वी में बना था? तो 1296 ईस्वी में बना था। उसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लेने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ध्यान रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। उसने मालिक कफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा। जायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजारिस्तून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। पूछ लिया कि जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजारिस्तून महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसने सिकंदर ए सानी, सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की। उसने किसकी उपाधि ग्रहण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। ध्यान रखिएगा। तथा जबाता भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया था। लगान का निर्धारण उसने किस पैमाइश पर किया था? तो जबाता भूमि की पैमाइश पर किया था। अगला टॉपिक, राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना की। राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु उसने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। पूछ लिया कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि, तो अमीर खुसरो था। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय उसे दिया जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? पूछ लिया तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1316 ईस्वी में हुई थी। अगला टॉपिक, मुबारक शाह खिलजी, पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। वह पहला सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी था। ध्यान रखिएगा, जो स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। उसने
उल्लाह अल इमाम की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी पूछ लिया तो खिलाफत उल अल अल इमाम की उपाधि धारण की थी। उल अल्लाह अल इमाम की उपाधि धारण की थी। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी। तुगलक वंश कब से कब तक था तो 1320 से 1324 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन पर किसको पराजित करके बैठा था तो खुसरो खां को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और कितने ईस्वी में पराजित किया था तो 1320 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। पूछ लिया कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था तो गयासुद्दीन तुगलक था। ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया। पूछ लिया कि दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नया नगर किसने स्थापित किया था। तुगलकाबाद नामक नया नगर दिल्ली में किसने स्थापित किया था तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से उसके मतभेद थे। उसके मतभेद किससे थे तो निजामुद्दीन औलिया से थे। बंगाल अभियान से लौटते समय उसने निजामुद्दीन औलिया को उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया बंगाल अभियान से लौटते समय इसने निजामुद्दीन औलिया को उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया ने उस पर क्या कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने उस पर कहा कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, आप आते रहिए। अगला टॉपिक, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से हुई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी तो 1325 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा। और किस अभियान से लौटते समय हुई थी तो बंगाल के अभियान से लौटते समय हुई थी। और कैसे हुई थी तो जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से हुई थी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहम्मद बिन तुगलक, आज की क्लास बिल्कुल दमदार क्लास है। गयासुद्दीन के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर जौना खां बैठा, जो किसके नाम से जाना गया, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। 1327 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिर स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिर में स्थानांतरित की
और उसका नाम दौलताबाद रखा। पूछ लिया कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो देवगिर में स्थानांतरित की थी, और उसका नाम क्या रखा था, तो दौलताबाद रखा था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि का आदेश दिया, किंतु प्लेग फैलने से उसे इस आदेश को वापस लेना पड़ा। सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि का आदेश दिया था, किंतु प्लेग जैसी महामारी फैलने की वजह से उसको वो आदेश वापस लेना पड़ा था। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है, उसी तरह उस समय की बीमारी थी प्लेग, जो कि बहुत हाई महामारी थी, जिसकी वजह से उसको अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कासे पीतल के सांकेतिक मुद्रा का प्रचालन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस मुद्रा का प्रचालन किया था, तो कासे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा का प्रचालन किया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। जिनका मूल्य किसके बराबर होता था, तो चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। उसने कृषि विकास हेतु दीवान एकोही विभाग की स्थापना की। उसने कृषि विकास हेतु किस विभाग की स्थापना की थी, तो दीवान एकोही विभाग की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत कितनी ईस्वी में आया था, तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। वह दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी बनकर रहा था। वह दिल्ली में कितने वर्षों तक रहा, तो 8 वर्षों तक रहा। और क्या बनकर रहा, तो काजी बनकर रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में थाट्टा के निकट गोंडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई थी, तो 1351 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो थाट्टा के निकट गोडाला में हुई थी। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। उसकी मृत्यु के बाद लिखा था। तो इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।